विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कुषाण वंश के शासक कनिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे। कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक रहा। कुषाण वंश कनिष्क के बारे में अध्ययन से पूर्व हम कुषाण वंश के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पल्लव लोगों के बाद भारत में कुषाण आए, जिन्हें युची जाति या तोचेरियन या तोखरी भी कहा जाता है। ये जो युची जाति थी, इसका जो मूल निवास स्थान था वो चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। कालांतर में युची कबीला 5 भागों में विभाजित हो गया। जो 5 भाग थे उनमें प्रत्येक के ऊपर एक ही हु अर्थात शाह या सरदार शासन करता था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुएई का राज्य कुषाण नामक शाही या सरदार को मिला। उसने शेष राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने अधीन कर लिया और विशाल साम्राज्य का उसने निर्माण किया। कुषाण की अधीनता में हो जाने पर समस्त युची जाति को कुषाण कहा जाने लगा। इस प्रकार कुषाण युची जाति की ही एक शाखा थी। जिस कुषाण ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था उसका नाम कुजुल-कदफिस था। कुजुल-कदफिस को कुषाण वंश का संस्थापक व कुषाण वंश का प्रथम शासक भी माना जाता है। हिंदुकुश पार कर इसने पर्थियन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इसका साम्राज्य ऑक्सस नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था। कुजुल-कदफिस ने महाराज, महंत तथा महाराजाधिराज व राजा इत्यादि उपाधियां धारण की। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ विम-कदफिस या कदफिस द्वितीय। कदफिस द्वितीय ने अपने पिता से प्राप्त राज्य का विस्तार किया और ये जो विम-कदफिस था इसने ही सर्वप्रथम भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की। अर्थात भारत में कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो विम-कदफिस था। इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम-कदफिस ने ही चलाए थे। इसके जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। इससे ज्ञात होता है कि वह हिंदू शैव संप्रदाय का अनुयायी था। उसने महेश्वर की उपाधि भी धारण की। भारत में दिनार का प्रचलन कुषाण काल से ही प्रारंभ हुआ। कनिष्क प्रथम, कनिष्क या इसको कनिष्क प्रथम भी कहा जाता है। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और प्रतिभाशाली सम्राट था। कदफिस द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके विभिन्न सरदारों के मध्य जो सत्ता संघर्ष हुआ उसमें कनिष्क विजयी रहा। अधिकांश विद्वानों का मत है कि कनिष्क का राज्यारोहण लगभग 78 ईस्वी में हुआ था। इसके राज्यारोहण के बारे में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद रहा है। राज्यारोहण की तिथि संबंधी विवाद पर संवाद हेतु 1913 ईस्वी तथा 1960 ईस्वी में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए गए। जो दूसरा सम्मेलन था उसमें A.L. बासम के अकाट्य प्रमाणों के आधार पर कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी मानने पर सहमति बनी। राज्यारोहण के अवसर पर कनिष्क ने नए संवत शक संवत का प्रवर्तन भी किया था। कनिष्क की दिग्विजय अर्थात कनिष्क ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की। सिंहासन पर बैठते ही कनिष्क ने दिग्विजय की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम उसने कश्मीर की घाटी को अधिकृत किया। इसकी पुष्टि कल्हण की राजतरंगिणी से, राजतरंगिणी का जो विवरण है उससे होती है। उसका जो कल्हण है उसका कथन है कि कनिष्क के द्वारा कश्मीर में कई नगरों की स्थापना की गई थी। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर भी बसाया था और तक्षशिला में सिरकप नामक नगर स्थापित किया था। पश्चिम में पार्थियन नरेश को कनिष्क ने परास्त किया था। चीन, तिब्बत और पंजाब के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने
साकेत और पाटलिपुत्र पर भी अधिकार कर लिया था। तिब्बती स्रोतों के अनुसार खोतान के राजा विजय कीर्ति की सहायता से कनिष्क ने साकेत पर विजय प्राप्त की थी। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर भी अधिकार कर लिया और पाटलिपुत्र के शासक को उससे संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के फलस्वरूप कनिष्क को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और दार्शनिक कवि अश्वघोष से भेंट करने का अवसर मिला। अश्वघोष को कनिष्क अपने साथ अपनी राजधानी ले गया और वहां उसका राजकीय सम्मान किया। पाटलिपुत्र विजय के परिणाम स्वरूप कनिष्क को अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा मुर्गा भी प्राप्त हुआ। श्री धर्म पिटक निदान सूत्र से ये जानकारी हासिल होती है। चीन के विरुद्ध युद्ध। चीनी स्रोतों के अनुसार 90 ईस्वी में कनिष्क ने चीन के विरुद्ध भी युद्ध किया था। पहले कनिष्क को असफलता मिली, किंतु बाद में चीन के सम्राट को अपनी शर्तें मानने के लिए कनिष्क ने बाध्य कर दिया। ऐसा बौद्ध अनुश्रुतियों में विवरण मिलता है। इस विवरण के अनुसार चीन देश का जो प्रसिद्ध सेना नायक था पान चाओ, वो बड़ा वीर और सफल विजेता था। ईसा की पहली शताब्दी के अंतिम भाग में उसने कासगढ़, यारकंद और खोतान पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। कनिष्क जैसा महत्वाकांक्षी शासक पान चाओ की बढ़ती हुई शक्ति को सहन करने वाला नहीं था। जब पान चाओ कैस्पियन सागर के तट पर रोमन साम्राज्य की सीमा पर खड़ा था, कनिष्क ने चीनी सम्राट की भांति देवपुत्र की उपाधि धारण की और अपना एक दूत भेजकर हान वंश की चीनी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। पान चाओ को कनिष्क का ये जो प्रस्ताव था वो अत्यंत अपमानजनक लगा और उसने युद्ध की तैयारी कर ली। उधर कनिष्क ने अपने सेनानायक की अधीनता में 70,000 घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना पान चाओ के विरुद्ध भेज दी। पान चाओ ने इस सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया और कनिष्क को संधि के लिए विवश होना पड़ा। उसने चीनी सम्राट को वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया। पान चाओ की मृत्यु के बाद कनिष्क द्वारा चीन पर पुनः आक्रमण किया गया और इस बार उसको सफलता मिली। चीन के सम्राट को वार्षिक कर भेजने के अपमानजनक ऋण से कनिष्क मुक्त हो गया और इतना ही नहीं, उसने कासगढ़, यारकंद और खोतान के चीनी प्रदेश अपने साम्राज्य में शामिल भी कर लिए। सुई विहार लेख से सिंध पर तथा मणिक्याल अभिलेख से पंजाब पर कनिष्क के अधिकार की पुष्टि भी होती है। कनिष्क का साम्राज्य विस्तार। कनिष्क के साम्राज्य में भारत के बाहर अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, कासगढ़, यारकंद और खोतान निश्चित रूप से सम्मिलित है। भारत में उसके साम्राज्य में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, राजस्थान, मालवा, काठियावाड़ आदि सम्मिलित है। संक्षेप में उसका जो साम्राज्य था वो पूर्वी बिहार से लेकर पश्चिम में खुरासान तक और उत्तर में खोतान से लेकर दक्षिण में कोंकण तक विस्तृत था। कनिष्क की जो प्रथम राजधानी थी वो पेशावर अथवा फिरोजपुर थी तथा उसने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा में भी स्थापित की थी। मैंने उत्तर को छोड़कर शेष 3 क्षेत्रों को जीत लिया है, ये कनिष्क का कथन है। चूंकि कनिष्क को पहली बार चीनी आक्रमण में पराजय मिली थी, शायद उसके बाद ही उसने ये कथन कहा था। कनिष्क का धर्म। डॉक्टर रायचौधरी का कथन है कि कनिष्क की कीर्ति उसकी विजयों की अपेक्षा शाक्य मुनि के धर्म को राज्याश्रय प्रदान करने पर अवलंबित है। कनिष्क की मुद्राओं तथा पेशावर अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने अपने शासनकाल के आरंभ में ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से संबोधित किया जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क भी पहले अशोक की भांति रक्त पिपासु और क्रूर था, किंतु बाद में उसे अपने निकृष्ट कार्यों पर दुख हुआ और उसने प्रायश्चित के रूप में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इस संबंध में कनिष्क प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष से भी प्रभावित हुआ था। कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर में एक बौद्ध संग्राम स्तूप और विहार का भी निर्माण करवाया था।
यह जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित करवाया। खुदाई में इस स्तूप से बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा एवं कनिष्क की मूर्तियां प्राप्त हुई है। यह बौद्ध विहार बौद्ध तीर्थ के रूप में 9वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा था, जबकि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वीरदेव ने इसकी यात्रा की थी। चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। कनिष्क की मुद्राएं। कुषाण कुल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला शासक कनिष्क ही था। मानव रूप में बुद्ध की आकृति का अंकन सर्वप्रथम कनिष्क की मुद्राओं से ही शुरू हुआ। कनिष्क के अभिलेख। कनिष्क के अब तक कुल 12 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रसिद्ध 2 अभिलेख, जिनमें तक्षशिला चिर स्तूप लेख, जिसमें कनिष्क के शासनकाल के प्रथम वर्ष का ये जो लेख है 78 ईस्वी का, इसमें कनिष्क की उपाधि देवपुत्र उद्धृत है। रबातक अभिलेख ये अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। 1993 में इस अभिलेख की खोज हुई थी। कनिष्क का नवीनतम अभिलेख है। यह बैक्टीरियन भाषा और यूनानी लिपि युक्त है और 23 पंक्तियों का अभिलेख है। इसमें यह उल्लेखित है कि कनिष्क ने नाना नामक जो पश्चिमी एशिया की देवी थी नाना, और उसके आशीर्वाद से राज्य प्राप्त किया था। धार्मिक सहिष्णुता। यद्यपि कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, परंतु उसने धार्मिक विषयों में अपने उदार दृष्टिकोण का परिचय दिया। उसके सिक्कों से उसकी धार्मिक निष्पक्षता का परिचय प्राप्त होता है। कनिष्क के जो चलाए हुए सिक्के थे वो 2 प्रकार के थे, एक यूनानी लिपि के और दूसरे ईरानी लिपि के। इन सिक्कों पर यूनानी, ईरानी और हिंदू देवताओं के चित्र मिलते हैं। इन देवताओं के जो नाम हैं वो है हेराक्लीज, सेरापीज, सूर्य, चंद्र, शिव, अग्नि आदि। उसकी राजसभा को सभी धर्मों के अनुयायी गुणवान व्यक्ति अलंकृत करते थे। बौद्ध संगति। प्रचलित धार्मिक कुत्तियों को सुलझाने तथा विवादास्पद विषयों का हल निकालने हेतु कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कनिष्क ने बौद्ध भिक्षुक पार्श्व की मंत्रणा से चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन विहार में किया। इस बौद्ध संगति में वसुमित्र को अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा अश्व घोष ने उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला था और अशोक घोष मुख्य अतिथि भी थे। इनको साकेत से विशेष रूप से इस संगति में बुलाया गया था। इस बौद्ध संगति में 500 विद्वानों ने भाग लिया। इस सभा में धर्म के गूढ़ और जटिल स्थलों की परस्पर तर्क वितर्क द्वारा पूर्ण रूपेण विवेचना की गई। इसी सभा में हुए वाद विवादों के आधार पर एक भाष्य संकलित किया गया। ये भाष्य विभाषा शास्त्र कहलाए। त्रिपिटक पर एक प्रमाणिक भाष्य की रचना की गई, जिन्हें कनिष्क ने ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करवाया। उनको पत्थर के एक संदूक में रखकर उसके ऊपर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया। महायान संप्रदाय की प्रधानता होने के कारण महायान को राजधर्म घोषित किया गया और कनिष्क उसका संरक्षक बना। इस चतुर्थ बौद्ध संगति का जो अधिवेशन है 6 मास तक चला था। प्रोफेसर N.N. घोष ने लिखा है कि इस संगति ने मुख्य रूप से 2 कार्य किए। पहला तो यह कि नए विचारों और बौद्ध दर्शन की कतिपय नवीन विचार सारणियों के विकास के प्रकाश में धर्म ग्रंथों को नए ढंग से संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया तथा दूसरा कार्य बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजधर्म का रूप देना था। कनिष्क का निधन। कहा जाता है कि कनिष्क का जो निधन है वो दुखद रूप में हुआ। उसके सरदार और सेनापति उसकी युद्ध नीति से तंग आ गए थे। अतः उन्होंने अपने सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र करके उसका वध कर दिया। कनिष्क ने कम से कम 23 वर्ष तक राज्य किया। तदनुसार उसकी जो मृत्यु है 101 ईस्वी के लगभग हुई थी। कनिष्क का मूल्यांकन। कनिष्क कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ एवं महान प्रतापी शासक था। जहाँ एक और उसकी सैन्य सफलताएं हमें समुद्रगुप्त का स्मरण कराती है, वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के की गई उसकी अमूल्य सेवाएं हमें महान शासक अशोक की याद दिलाती है।
कनिष्क सफल सेनानायक एवं कुशल विजेता भी था। ये उच्च कोटि का शासक प्रबंधक भी था। और मौर्यों के पतन के बाद कनिष्क ने सर्वप्रथम उत्तरी भारत में शांति एवं व्यवस्था स्थापित की तथा भारत में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण करने वाला शासक कनिष्क ही था। कनिष्क ने अपनी जो प्रजा थी, प्रजा के प्रति उसने सहिष्णुता प्रदर्शित की। कनिष्क साहित्य का भी संरक्षक था। अश्वघोष जो कि कुषाण युग की साहित्यिक प्रगति का अग्रदूत था। कनिष्क का ये राजकवि था। बुद्ध चरित जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन पर लिखा हुआ महाकाव्य है। संस्कृत काव्य की उज्ज्वल एवं दैदीप्यमान मणि है। सौंदरानंद उसकी दूसरी काव्य करती है अश्वघोष की। अश्वघोष ने 3 नाटक भी लिखे थे। प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन जो था उसने दर्शन के ग्रंथों की रचना की। मध्यमकारिका और सुहेलिका उसके 2 विख्यात ग्रंथ है। इसके अलावा प्रज्ञा पारमितता सूत्र के रचयिता भी नागार्जुन थे और शून्यवाद के भी प्रतिपादक थे। अजिसिलाओस कनिष्क के दरबार में रहने वाला ग्रीक विद्वान था। संगरक्ष कनिष्क का राजपुरोहित था। वसुमित्र प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसने विभाषा शास्त्र ग्रंथ लिखा। चरक कनिष्क का राजवैद्य था। चिकित्सा शास्त्र पर चरक ने चरक संहिता ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का महत्व तो इस बात में है कि आज से बहुत पहले इस ग्रंथ का अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। चिकित्सा विज्ञान में चरक के सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पार्श्व बौद्ध दार्शनिक था। कनिष्क का राजगुरु भी था। इन्हीं की सलाह से चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। मातृचेट जो था कनिष्क का अन्य विद्वान दरबारी था जिसने अर्धीय शतकम नामक ग्रंथ की रचना की। कलानुरागी और भवन निर्माता। अशोक की भांति कनिष्क भी कलानुरागी और भवन निर्माता था। उसने अनेक बौद्ध चैत्यों का निर्माण करवाया और नवीन नगरों की स्थापना की। कनिष्क के काल तक महायान धर्म में भक्ति का समावेश हो चुका था, जिससे कला के क्षेत्र में कुछ नवीनता उत्पन्न हो गई और अब बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण भी किया जाने लगा। महास्थान में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है जिसमें उन्हें घुटने तक चोगा एवं पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। कनिष्क द्वारा जारी किए एक तांबे के सिक्के पर उसे बलि वेदी पर बलि करते हुए दिखाया गया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के बारे में अध्ययन किया। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।